अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले जो लास्ट वीडियो मेरी रिमूव हुई, अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है उसको देखने में, तो उसका अनएडिटेड वर्जन मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से वो उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अल्जाइमर डिजीज़ आमतौर पे अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग हों और उनको कुछ दवाइयाँ मिल रही हों, मैं आपको नाम बता देता हूँ कि पाकिस्तान में उनके ब्रांड्स आते हैं, जैसे एबिक्सा के नाम से, जेक्सा के नाम से, इनके अंदर होती है मिमेंटिन। और इसी तरह से इंटरनेशनल एक ब्रांड है फाइजर का एरिसेप्ट या डॉनसेप्ट, एक और ब्रांड है पाकिस्तान में मिलता है, तो इन दोनों के अंदर होती है डोनेपेजिल। अगर किसी को ये दवाई मिल रही हो और उनको भूलने की बीमारी हो और डॉक्टर्स का ये कहना हो कि हम सब कुछ करके देख चुके हैं, इनके टेस्ट भी, लेकिन कोई जहनी बीमारी कोई और नहीं मिली, तो ये जो इनकी बीमारी है इसका नाम है अल्जाइमर। तो दोस्तों, आज हमने बात करनी है मुख्तसर सी अल्जाइमर डिजीज के बारे में। और ये जो अल्जाइमर की बीमारी है, ये जो भूलने की बीमारी है, ये सबसे पहले तशखीस की थी 1901 में एक जर्मन साइकेट्रिस्ट हैं जिनका नाम अल्जाइमर था, जिनकी वजह से ये बीमारी का नाम भी हमने अल्जाइमर रखा हुआ है। उन्होंने देखा था कि एक पेशेंट था उनका, और जिसको भूलने की बीमारी थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी मजीद अलामात में तब्दील हुई। तो उसको अपने मरीज में किसी भी किस्म की कोई ऐसी नहीं एक प्रॉब्लम मिला, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक टेस्ट उसका पॉजिटिव आया कि पता चले कि ये फलां बीमारी है। लेकिन जब वो शख्स उसका इंतकाल हो गया तो इन्होंने पोस्टमार्टम किया और ऑटोप्सी पे देखा कि उसके ब्रेन की साख्त में कुछ तब्दीलियां थी। जैसे कि ब्रेन का हमारा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब होता है यहाँ पे और पैराइटल होता है ऊपर की तरफ। तो ये दोनों उसके सिकुड़े हुए थे, और खास तौर पे इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर की चेंजेस थी जिसको हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स या प्लाक्स। अब इनकी बुनियाद पे उस बीमारी को एक नई बीमारी का नाम दिया गया, जो बाद में इसी जर्मन साइकेट्रिस्ट के नाम से अल्जाइमर की बीमारी के तौर पे मशहूर हुई। अब दोस्तों, इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि वो लोग जो अल्जाइमर्स का शिकार हुए होते हैं, वो आम तौर पे, खसूसी तौर पे नहीं, आम तौर पे वो लोअर सोशो इकोनॉमिक जो ग्रुप होता है, यानी वो गरीब होते हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती है, फैमिली में जरूर कोई ना कोई ऐसी हिस्ट्री होती है, खवातीन में अल्जाइमर ज्यादा होता है बेनिस्बत मर्दों के। और इसके अलावा एक बीमारी है जहनी, एक बचपन से एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम कहते हैं डाउन्स सिंड्रोम। बड़ी मखसूस किस्म की ये शक्ल होती है मरीज की, तो उन लोगों में अल्जाइमर ज्यादा होता है। और दोस्तों, ये तो है रिस्क फैक्टर। इन रिस्क फैक्टर के अलावा ये देखा गया है कि आमतौर पे जो अल्जाइमर का मरीज होता है, असल बीमारी से 10 साल पहले उसकी याददाश्त जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो याददाश्त मुतासर होती है, तो ये इसे हम कहते हैं कि जो नई चीज़ें सीखने की सलाहियत है या नई चीज़ें याद करने की सलाहियत है, वो तो मुतासर होती है, लेकिन बहुत पुरानी जो बातें हैं वो मरीज को याद होती हैं। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता फिर सोच बचार, जहनी काम करने के जो पूरे सलाहियतें हैं वो मुतासर होती हैं। मरीज का जो छोटा पेशाब है वो कंट्रोल लूज हो जाता है, और इसके अलावा जो मरीज है वो डिप्रेशन में, एजिटेशन में, परेशानी में, इस चीज़ में चला जाता है। और जो सीखे हुए काम थे, यानी कि जैसे बटन कैसे बंद करते हैं या कपड़े कैसे पहनते हैं, इस्त्री करते हैं, तो मरीज ये भूलता जाता है। घर के अंदर के स्ट्रक्चर को मरीज भूलना शुरू कर देता है कि वॉशरूम किधर है, किचन कहाँ पे था। तो ये जब सारी चीज़ों को देखते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर इनका सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, बाकी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन बाकी सारी बीमारियां एक्सक्लूड हो जाती हैं कि ये बीमारियां नहीं हैं। तो फिर पता चलता है कि ये हो सकता है कि ये ही बीमारी हो। आमतौर पे सीटी स्कैन और एमआरआई पे इनका दिमाग, टेम्पोरल और पैराइटल लोब जो हैं, यानी टेम्पोरल ये हिस्सा दिमाग का और पैराइटल ऊपर का, ये छोटे होते हैं, ये सिकुड़े हुए होते हैं, ये एट्रोफी होती है। और इनकी जो पानी यानी सीएसएफ की थैलियां होती हैं वो बड़ी हुई होती हैं, यानी वेंट्रिकल इनके बड़े होते हैं। और इसके अलावा इनके सीटी स्कैन एमआरआई पे कोई खास तब्दीली नहीं नजर आती। और इसकी तशखीस जो होती है वो तो ऑटोप्सी पे ही होती है कि जब ब्रेन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और प्लाक्स मिलते हैं।
इसका जो इलाज है आमतौर पे तो कोशिश यही होती है कि मरीज को साइकोथेरेपी भी की जाए, उसकी डिप्रेशन एजिटेशन का इलाज किया जाए, घर के स्ट्रक्चर को ऐसा तब्दील किया जाए कि अगर वो मरीज वॉशरूम है उसके ऊपर लिखा होता है ये वॉशरूम है, इसके दाईं तरफ किचन है या बाईं तरफ किचन है, या आपने सुबह उठ के क्या काम करने हैं, तो ये पूरी उसको इंस्ट्रक्शन होती है अल्जाइमर के मरीज को। तो इसके अलावा जो इब्तदाई बीमारी होती है और दरमियानी यानी माइल्ड टू मॉडरेट जो बीमारी है उसके लिए जो दवाई देते हैं वो ये होता है कि कोलिनेस्टीरेज इनहिबिटर होता है, यानी ऐसी दवाई देते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर एसिटाइल कोलिस्टीन को बढ़ाती है। जैसे कि डोनेपिजिल जो है, जिसका मैंने कहा था कि पाकिस्तान में एरिसेप्ट के नाम से भी है, पाकिस्तान में डॉनसेप्ट के नाम से भी है, तो ये दवाइयां देते हैं अल्जाइमर के मरीज को। लेकिन अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो तो फिर उस मरीज को हम जो दवाई देते हैं उसे हम कहते हैं NMDA रिसेप्टर। NMDA रिसेप्टर क्या होता है कि एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर के इनहिबिटर्स होते हैं। तो वो जो दवाई होती है वो भी बड़ी मखसूस किस्म की दवाई है। उसको जेनरिक जो उसका नाम होता है वो होता है मिमेंटिन, लेकिन जो ब्रांड्स हैं वो एरिसेप्ट के नाम से भी आती है, जैसे फाइजर कंपनी की, और एक और कंपनी है जिसमें डॉनसेप्ट के नाम से ये दवाई आती है। तो ये जो बीमारी है इसको तशखीस करना बहुत ज़रूरी है, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम की वजह बनती है। तो दोस्तों मेरी कोशिश होगी कि अभी मैं फ्यूचर में अनएडिटेड वीडियो डालूं, क्योंकि जब यूट्यूब आपकी कोई एडिट की हुई, कोई मेहनत की हुई वीडियो हटाता है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो कोशिश यही होगी कि अनएडिटेड डालूं, और यूट्यूब के अलावा भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोस अपलोड किया करूं ताकि यूट्यूब का बिल्कुल कंट्रोल ना हो उन वीडियोस के ऊपर।